नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। वक्त हो गया है हेडलाइंस का। पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न। सीएम योगी ने जताई खुशी, बोले करोड़ों भारतीय किसानों का सम्मान। भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर जयंत चौधरी का सीधा जवाब, बोले मैं किस मुंह से इनकार करूं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर PM का जताया आभार। भारत रत्न सम्मान पर मोदी सरकार के फैसले पर गदगद हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सबको बधाई, बहुत समय पहले लंबित मांग पूरी की गई। तौकीर रजा के समर्थन में मुस्लिम समुदाय का जोरदार प्रदर्शन। ज्ञानवापी पर जेल भरो का किया गया था ऐलान। गली मोहल्ले में उपद्रव विरोध के साथ दुकानदारों पर भी किया गया पथराव। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्तार की पत्नी और सालों के बैंक अकाउंट में जमा रकम सीज की गई। BOB में जमा 2.35 करोड़ रुपए। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत। बाइक सवार पति पत्नी व बेटे को ट्रक ने मारी टक्कर। बाजार से घर जाते समय हुई हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबर का। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत रत्न देने को लेकर के ट्वीट के जरिए से ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत में BJP के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ये बात पहले सोचनी चाहिए थी जब उनकी सरकार थी। वहीं RLD को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न मिला है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में उल्लास मनाया गया, साथ ही साथ मिठाई भी खिलाई गई। इसके साथ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। सर, आज आपने माल्यार्पण किया है, मिठाई भी खिलाई है, स्वागत भी किया है। आज बहुत बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया है। ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करने वाले किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम जो सरकार ने किया है, उनकी बड़ी विरासत है। चौधरी साहब के करोड़ों की संख्या में उनके शुभचिंतक हैं, उनके विचारधारा को मानने वाले हैं। तो आज सबको आनंदित देने वाला क्षण है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और मैं एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और भारत सरकार का बहुत बहुत इस कदम के लिए अभिनंदन करता हूं। आज महान कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी का और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव जी को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और हमारी सरकार ने जो पद्म पुरस्कारों का एक चयन की प्रक्रिया बनाई है, उसमें आज इन तीनों का चयन हुआ है। मैं आभारी हूं और अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किया। सर, बिल्कुल RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी कहा है कि मैं स्वागत आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने कहा। इसके साथ अखिलेश यादव जिन्होंने कहा है कि ये काम पहले कर देना चाहिए था, उन्होंने टिप्पणी की है। अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी लंबे समय तक सरकार में भागीदार रहे हैं या सरकार का हिस्सा रहे हैं या उनके समर्थन से सरकार चलती रही, तो उस समय तो कोई चर्चा हुई नहीं। उन्हें उसका प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उस समय लेकिन मैं इस विषय में, आज का दिन हम सबको लिए एक आनंद देने वाला क्षण है, एक बदलते भारत की एक तस्वीर है और मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का अभिनंदन करता हूँ।
तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ ऐसे महापुरुष को जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। अब हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। सरकारी विभागों में बिलिंग में भ्रष्टाचार की अक्सर शिकायतें आती थी, मगर जल जीवन मिशन में EMB के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के आगे बढ़ते जल निगम और जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस क्रम में जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। EMB बिलिंग सॉफ्टवेयर के लागू होने से जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनियों को सिर्फ 14 दिनों में पेमेंट हो जाता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती। मेजरमेंट बिल के जरिए इतने बड़े पैमाने पर पेमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले उत्तर प्रदेश ने यह लक्ष्य हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिलिंग सिस्टम लागू होने से पहले जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाली कंपनियों को पेमेंट होने में कम से कम 41 दिन का समय लगता था और इसकी वजह से मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी। हालांकि अब EMB के तहत पेमेंट होने से कंपनियों को महज 14 दिन में बिलिंग हो जाती है। कम समय में बिलिंग होने की वजह से जल जीवन मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी तेज हुई है। ऐसे काम करता है EMB सॉफ्टवेयर के जरिए जल जीवन में काम करने वाली कंपनी अपना काम पूरा होने के बाद एक बिल सभी मेजरमेंट के साथ ऑनलाइन EMB पर अपलोड करती है। कंपनी द्वारा बिल अपलोड करने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए सभी आंकड़ों की जांच कर जूनियर इंजीनियर बिल पर अपने कमेंट लिखता है और इसके बाद ये फाइल असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाती है। वो भी अपने कमेंट बिल पर देता है और इसके बाद थर्ड पार्टी अपना अप्रूवल देती है और इसके बाद अधिशासी अभियंता सभी तथ्यों की जांच कर फाइल को ऑनलाइन ही फाइनेंस के पास भेज देते हैं। इसके बाद फाइनेंस अधिकारियों की जांच के बाद कंपनी को पेमेंट कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 14 दिन का अधिकतम समय लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए जल निगम ग्रामीण जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है। इससे मिशन के तहत होने वाले कामों की रफ्तार तेज हुई है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहा EMB। सरकारी विभागों में बिलिंग में भ्रष्टाचार की अक्सर शिकायतें मिलती रहती थी, मगर जल जीवन मिशन में EMB के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बेवजह फाइल को लटका नहीं सकता। साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से अधिकारी किसी भी पेमेंट की फाइल को मॉनिटर भी कर सकता है। मेजरमेंट बिल योजना की रफ्तार भी बढ़ रही है, जिसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे। EMB से रोजाना 140 करोड़ रुपए से अधिक का पेमेंट हो रहा है। पहले महीने में बमुश्किल 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट हो पाता था। अब हर महीने औसतन 4000 से 5000 करोड़ रुपए का पेमेंट होता है। जल जीवन मिशन में पूरी तरह से EMB लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन में 100% मेजरमेंट बिलिंग सिस्टम लागू करने के साथ ही यूपी को डिजिटल की दिशा में आगे ले जाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबर उत्तर प्रदेश में, और बात करेंगे बागपत की, जहां पर किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह समेत कृषि क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग जो थी उसकी घोषणा किए जाने के बाद रालौद का गढ़ कहे जाने वाले बागपत में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जगह जगह पर मिठाइयां बांटकर लोग खुशियां मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रालौद के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। इस अवसर पर रालौद नेता और बागपत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट राजुद्दीन मलिक ने कहा है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सरकार ने देश के किसानों का सम्मान किया है। आज ये 41 लाख के टेंडर का उद्घाटन किया है। चारों में फुटपाथ है और चारों की बाउंड्री है। बाकी इस तरह के सारे जिनकी टूट फूट है उन सबको ठीक करने का काम करेंगे। 41 लाख रुपए की लागत से, और बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि पार्कों के फुटपाथ नहीं है, झूला नहीं है, इस तरह की इसकी आज हमने शुरुआत करी है और जल्दी से जल्दी बन के तैयार होगा। मंत्री जी, इस पार्क में आप उद्घाटन करना है, इसमें अवैध कब्जे नहीं, अवैध कब्जे कोई रहने वाला नहीं है। हुड्डा की जहाँ जहाँ जमीन है उन सब कब्जों को खाली कराएंगे। हट गए सर? और जहाँ पे हट गए वो हट भी चुके हैं, और जहाँ भी कोई सरकारी जमीन पे उन सबको हटाने का काम करेंगे। मंत्री 13 फरवरी को किसान घेराव करने एक बार ये सब किसानों से बैठ के बात करेंगे। किसान अपने भाई। अब हम बात करेंगे आगरा की, जहां पर पुलिस लाइन स्थित ट्रैफिक ऑफिस में ड्यूटी टाइम को लेकर पुलिस कमिश्नर आगरा के निर्देश पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है, जिससे सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मी समय पर कार्यालय में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बायोमेट्रिक लग जाने से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का समय से आना जाना रहेगा। ताजनगरी आगरा में ट्रैफिक पुलिस में लगातार हो रहे सुधारों में पुलिस कमिश्नर आगरा द्वारा एक और सुधार करते हुए ट्रैफिक लाइन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है, जिससे लाइन में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मी कार्यालय में समय से पहुंचेंगे। एसीपी ट्रैफिक आगरा ने बायोमेट्रिक के बारे में बताते हुए कहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के लग जाने से ट्रैफिक पुलिस कर्मी समय से आएंगे और जाएंगे भी। लाइन में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी लेट आता है तो उसकी आधे दिन की छुट्टी लगा दी जाएगी। बायोमेट्रिक सिस्टम में अंगूठे और फेस स्क्रीनिंग से पुलिस कर्मी अपनी हाजिरी लगा पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम के लागू होने से ड्यूटी टाइम में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। आदरणीय पुलिस कमिश्नर सर के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस लाइंस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हमने लगाया है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जो हमारे ट्रैफिक ऑफिस में और कंट्रोल रूम में पदस्थ हैं, इनकी ड्यूटी का समय 10 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इनका अटेंडेंस इनके अंगूठे के निशान और फेशियल आईडी से लिया जाएगा। ये लोग अगर समय से लेट होते हैं तो इनका आधे दिन की सीएल हो जाएगी, और अगर इनकी सीएल खत्म हो जाती है तो इनका लीव विदाउट पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फर्रुखाबाद जनपद में भी ज्ञानवापी जैसा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्राचीन रौजा मकबरा वाले भवन को प्राचीन गंगेश्वर नाथ महादेव शिव मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू जागरण मंच के नेता जिलाधिकारी को प्रतिवादी बनाकर सीनियर सिविल जज न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है। न्यायालय के आदेश से अमीन कमीशन ने स्थल का निरीक्षण कर नाप जोख कर नक्शा बनाया है, जिसे न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गुरुवार तक न्यायालय में अमीन कमीशन की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने बताया कि मऊ रसीदाबाद में मकबरे का ढांचा है, जिसमें प्राचीन गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर होने का दावा हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उसी को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में बाद में दायर किया गया है। उसमें एक मजार जैसी दिख रही है, लोग मजार बताते हैं, लेकिन उसमें मंदिर के भी चिन्ह हैं बहुत से। और प्रदीप सक्सेना वहाँ अपना जो है आए थे हमारे पास कि गंगेश्वर नाथ मंदिर है पुराना, जिसके ऊपर नीचे मंदिर है, उसके ऊपर मकबरा बना दिया गया था। उसमें सिविल सूट फाइल किया गया है और वहाँ मंदिर के तमाम चिन्ह हैं, पूजा होती रही है। हमने पेपर सारे कोर्ट में फाइल किए हैं। कल उसमें अमीन कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, रिपोर्ट अभी कोर्ट में आई नहीं,
और पूजा की अनुमति जो है कोर्ट अमीन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही देगा। हमने एक याचिका डाली थी, किसको मऊ रसीदाबाद गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर वहाँ पर था, और मुगल शासन में इसको वहाँ पर मंदिर को तोड़कर और मंदिर के ऊपर, मंदिर का ढांचा नहीं तोड़ा गया, केवल शिवलिंग को हटाकर वहाँ से तोड़ के फेंक दिया गया। अर्घे के ऊपर एक रशीद मियाँ है, उनकी कब्र बना दी गई। जो बताया जाता है कि ये शमशाबाद नवाब थे, उनकी कब्र बना दी गई और उस पर मुगल शासन में कब्जा कर लिया गया था, जिसका हमने मुकदमा एक याचिका वहाँ पर न्यायालय सिविल जज फतेहगढ़ में डाल रखा था। उसका आज न्यायालय के आदेश पर वहाँ पर अमीन सर्वे होने आया था कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ पर सब हिंदू चिन्ह हैं, नाग बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं, और अर्घा जो बना होता है शिवलिंग का जो जल चढ़ाया जाता है बाहर जल निकलने का, वो अर्घा भी, उसकी प्रणाली भी दिखाई गई है, हमने सब वहाँ पर दिखाया है। वहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने माफिया मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तार की पत्नी और सालों की कंपनी के बैंक खातों को सीज कर दिया है। पुलिस ने मुख्तार की पत्नी और सालों के बैंक अकाउंट से जमा पैसे कुर्क कर लिए हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वाराणसी के बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा 2.35 करोड़ रुपए सीज किए हैं। डीएम के आदेश पर पुलिस ने ये अकाउंट जब्त किए हैं। पुलिस ने स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बैंक का अकाउंट सीज किया है। ये कंपनी मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी, साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा की है। कंपनी के इस बैंक खाते में 2,35,16,000 रुपए जमा थे, जिसे प्रशासन के कहने पर जब्त किया गया है। IS 191 का कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो पत्नी हैं आफशा अंसारी, जब उनके खातों की गहनता से छानबीन की गई तो कुछ कंपनियां और उनमें जो रकम आई और उससे गई वो बड़ी संदेहास्पद प्रतीत हुई। और जिस समय ये कंपनियां खोली गई थी और जो इनमें सीड मनी लगाई गई थी, उसके बारे में भी कोई ये नहीं था कि वो धन कहाँ से आया था। वो इनके आपराधिक कृत्यों से जो भी अवैध धन अर्जित किया गया था, उससे इनकी स्थापना की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार जो संदिग्ध बैंक अकाउंट थे, उनमें जो भी धनराशि उपलब्ध थी, उसको 14(1) के अंतर्गत उसका जब्तीकरण किया गया है। अगली पर खबर बहराइच से, जहां पर प्रथम संस्था एवं श्रम विभाग ने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ल की मौजूदगी में बाल श्रम से मुक्त किए हैं बच्चों को। आपको बता दें कि स्थापित जानकारी के मुताबिक बच्चों को पुनः स्थापित करने की शुरुआत की है। बच्चों के परिवार वालों को जीवन यापन करने के लिए गुमटी और ठेले आदि का वितरण किया गया है। बता दें कि इस कार्यालय में बाल श्रम से मुक्त कराए गए 50 बच्चों को शैक्षिक सामग्री बांटी गई है। साथ ही उनके परिवार वालों को रोजगार के लिए आर्थिक मदद भी दी गई है। विजयपुर क्षेत्र में अभी भी कई गांवों में अन्ना मवेशी घूम रहे हैं, जो किसानों की तैयार खड़ी फसल को चाट रहे हैं, जिससे फसल बचाने के लिए किसान खेत में मचान बनाकर जगह करने को मजबूर हैं। बावजूद फसल नहीं बच पा रहे, जिससे नाराज सांसद आदर्श गांव रामपुर के दर्जन भर किसानों ने गांव के लगभग 1 सैकड़ा अन्ना गौवंशों को एकत्रित कर एक 4 दीवारी के अंदर बंद कर चुके हैं, जहां सूचना के 24 घंटे बीतने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे भूखे प्यास से अन्ना मवेशी तड़पते नजर आ रहे हैं। कौन सा गांव है ये? रामपुर है।
फिटनेस बॉक्स जिम के बैनर तले फिट इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन बाराबंकी में किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के लगभग सभी प्रदेशों से बॉडी बिल्डर 10 फरवरी को GIC ऑडिटोरियम में बॉडी बिल्डिंग कला के प्रदर्शन के लिए प्रतिभाग करने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक असद साजिद ने बताया कि कार्यक्रम की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10 फरवरी को बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। असद साजिद ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपना दमखम दिखाते नजर आएंगी, जो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र के अलावा लगभग हर प्रदेश से बॉडी बिल्डर यहां पर आ रहे हैं। इस चैंपियनशिप को जज करने के लिए पंजाब और हरियाणा से जजेस भी शामिल हो रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि फिटनेस की कार में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, फिट किया जाए, उनके लिए बेहतर उनकी सेहत, अच्छी सेहत बनाई जाए। तो उसी कार को लेके बॉडी बिल्डिंग शो, जिसका फर्स्ट शो हुआ था जिसमें मिस्टर साहिल खान आए थे बाराबंकी में, ये सेकेंड टाइम फिट इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप होने जा रही है, जिसमें पूरे देश से, हर राज्य से बॉडी बिल्डर प्रतिभाग करने आ रहे हैं। और पहली बार सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें बॉयज़ ही नहीं, गर्ल्स, मेन और वुमेन दोनों प्रतिभाग करेंगे। ये बाराबंकी ज़िले के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। 10 फरवरी शाम 5 बजे से शुरुआत होगी उसकी GIC ऑडिटोरियम में, जिसमें पूरे भारत से हर एक मशहूर बॉडी बिल्डर, लक्ष्मण अवार्डी और नेशनल जो खिताब और सम्मान से नवाजे गए हैं, वो सब लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे। हमारे एक सुनील सरगम जी हैं, बांसुरी वादक नेशनल, वो भी इस प्रोग्राम में आएंगे। और बहुत से सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, जैसे आमिर हिंदुस्तानी एक बड़ा नाम है, बड़ी कम टाइम में बड़ा नाम उन्होंने बनाया है, वो भी मौजूद रहेंगे। सेलिब्रिटी में बहुत से हैं जिन्होंने सीरीज़ किए हैं, बॉलीवुड में बहुत काम किए हैं, वो भी आपके इस प्रोग्राम में आपको दिखेंगे 10 फरवरी को कि। और यहाँ पे लोग एक्साइटमेंट में बैठे हैं कि 10 फरवरी का दिन आए और ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम में उनको हिस्सा लेने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदिवासी समाज के लोगों ने नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है और आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देने का ऐलान कर दिया है। करतनिया घाट के जंगलों से घिरे इलाके में लोगों ने भारी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से घिरे 4 ग्रामों में मात्र BSNL टावर होने की वजह से नेटवर्क सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रामीण सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी कई सरकारें आई और बेहतर नेटवर्क व्यवस्था देने के वादे भी किए हैं, लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया है। सभी के वादे खोखले साबित हुए हैं। मैं अमन न्याय पंचायत से आया हूं और मेरा ग्राम बिशनापुर का मैं प्रधान हूं और हम यहाँ DM साहिबा जी के यहाँ आए हैं अपना पत्र देने, जो विज्ञापन देने, जो हमारे यहाँ नेटवर्क का समस्या बहुत ख़राब है। हम लोग चारों ग्राम सभाएं के लोग पूरे जंगल से चारों ग्राम सभा घिरा हुआ है और हर एक तरफ से जानवर वार करते हैं, हाथी, बाघ जो हैं, तो आए दिन हादसा होता रहता है। आप लोग शायद सुनते होंगे कि हादसा वहाँ फकीरपुरी में, बर्दिया में, रमपुरवा में, बिशनापुर में, आंबा में हो गया है। इस तरीके से हम लोग जब कोई हादसा होता है तो जंगली जानवरों का भी खतरा है, बहुत खतरा है। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, और किससे पहले कहीं शिकायत की आपने? हाँ, किए थे हमने। हमारे जो DM साहिबा हैं हमारे गाँव में गई थी, अपना ये लगाए थे कोई मेला, वहाँ पे गई थी, तो हम अपने हाथ से दिए हैं इनको अपना पत्र। जी, मेरा नाम बेचन चौधरी है और मैं थारू संगठन समुदाय की अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आज यहाँ बहराइच में इसलिए आया है कि हमारे आमादा पंचायत क्षेत्र में 4 ग्राम पंचायत है, चारों प्रधान लोग भी शामिल हैं और मैं जिला अध्यक्ष थारू संगठन का मैं भी शामिल हूँ। और हमारे क्षेत्र में नेटवर्क की कमी है। नेटवर्क 2016 साल से BSNL के नेटवर्क लगी है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ है
और हम लोगों के लिए नेटवर्क बिना अति आवश्यक है, जो कि हम लोगों का रात बिरात किसी भी काम ज़रूरत पड़ता है या कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो ना डॉक्टर बुलाने का कोई साधन है, ना एम्बुलेंस बुलाने का कोई साधन मिलता है। जब नेटवर्क ही नहीं है तो यानी बेकार है। इसलिए हम लोगों का एक तो जंगल के क्षेत्र है, हम लोग जनजाति जाति हैं, क्यों मतलब हम लोगों के इसलिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग में रखा है, फिर भी मतलब वहाँ नेटवर्क नहीं दे रहा है हम लोगों का सरकार। यदि हम लोग थारू जनजाति के हैं, हम लोग भारत के निवासी हैं, तो हम लोगों का नेतृत्व होना चाहिए। भारत की सरकार की विकास बराबर हम लोगों को भी मिलना चाहिए और इसलिए हम लोग यहाँ जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांगे हैं, हमारे यहाँ दूर संचार का कोई सेवा नहीं है और हम लोग के क्षेत्र में अगर नेटवर्क टावर कोई लग जाता है, जियो का हो चाहे वो एयरटेल का हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी वजह से हम लोग जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं अपना ज्ञापन लेके और उनसे अपनी मांग यही करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। आगे की बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहे के न्यूज़ इंडिया।